दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, सीटेट की बाल विकास की सीरीज में चल रहे हैं, उसमें से आज हम पढ़ेंगे एनसीएफ 2005, आरटी 2009 और एनईपी 2020। इन तीनों से कंपलसरी आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनसीएफ 2005। तो हेडिंग डालेंगे एनसीएफ 2005। देखो, अगर वो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म पूछता है तो हमें इसकी फुल फॉर्म बतानी है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। एनसीएफ 2000 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। अब दूसरी बात ये आती है कि इसकी जो नींव रखेगी दोस्तों वो 1975 में रखी गई है। उसके बाद वो ये पूछेगा कि इसको दर्जा कब मिला है। तो दोस्तों आपको बताना 1977 में। अब तीसरा क्वेश्चन उसका ये पुटअप हो रहा है दोस्तों, ये लागू कब से हुआ है, तो हमें बताना है 2005। क्लियर है। अब उसके बाद वो ये क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो इसकी नींव रखेगी दोस्तों वो एक निबंध था। वो निबंध था सभ्यता एवं प्रगति। अब उसके बाद क्वेश्चन उसका ये पूछा जाएगा कि सभ्यता एवं प्रगति जो निबंध है वो किसका है, तो हमें बताना है रविंद्रनाथ टैगोर का है। अब एक और पूछेगा दोस्तों आपसे, वो ये पूछेगा इसके अध्यक्ष कौन है, तो हमें बताने प्रोफेसर यशपाल है। अगर क्वेश्चन वो ये पूछता है दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों उद्देश्य बताना है बाल केंद्र शिक्षा को प्रोत्साहित करना। शिक्षा को प्रोत्साहित करना। क्लियर है। अब उसके बाद दोस्तों बात यहां पर आती है कि इसके सिद्धांत माने गए हैं। सिद्धांत एनसीएफ के तो 5 हैं, समझना। अब 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा हो पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। तीसरा होगा दोस्तों छात्रों में सामाजिक एवं प्रजातांत्रिक भावना का विकास करना। एक होगा
छात्रों में राष्ट्रीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना, उसके बाद एक होगा विभिन्न क्षेत्रों से आए छात्रों की सामाजिक प्लस आर्थिक पृष्ठभूमि को मान्यता देना। अब उसके बाद दोस्तों इसका एक फॉर्मूला और आ रहा है, एनसीएफ के 5E सूत्र। फाइव ई सूत्र कौन सा है दोस्तों? सबसे पहला है दोस्तों इंगेज, दूसरा है दोस्तों एक्सप्लोर, तीसरा है दोस्तों एक्सप्लेन, दिखाई दे रहा है। उसके बाद है दोस्तों एलेबोरेट, और लास्ट में है दोस्तों एवेल्युएट, दिखाई दे रहा है, एवेल्युएट। अब यहाँ पर दोस्तों बात करें हम तो इंगेज का मीन्स होता है व्यस्तता, एक्सप्लोर का मीन्स दोस्तों होता खोज, एक्सप्लेन का मीन्स होता व्याख्या, इसका मीन्स होता परिष्कृत करना, और इसका मीन्स होता है मूल्यांकन। दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वो बात कर रहा है पहलू की। हम एनसीएफ के पहलू की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दोस्तों पहलू पढ़ने हैं मनोविज्ञान के। मनोविज्ञान में इन्होंने कितने बताए? 5 बताए दोस्तों। पहला है परिप्रेक्ष्य, दूसरा बताया दोस्तों उन्होंने सीखना एवं ज्ञान, नेक्स्ट बताया इन्होंने विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण, नेक्स्ट बताया उन्होंने विद्यालय तथा स्कूल की अवस्थाएं, विद्यालय व कक्षा की व्यवस्थाएं, उसके बाद दोस्तों इन्होंने लास्ट में बताया है व्यवस्थागत सुधार। अब उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पुटअप करेगा वो पर्यावरण के पहलू। पर्यावरण कितने बताए दोस्तों? 6 बताए हैं। पहला आएगा परिवार एवं मित्र, दूसरा आएगा दोस्तों जल, तीसरा आएगा दोस्तों आवास, उसके बाद आएगा दोस्तों
यात्रा परिवार में जल आवास यात्रा, एक और आएगा हम चीजें कैसे बनाते हैं, और दोस्तों लास्ट में आ रहा है भोजन। अब एक मेन पार्ट और आ रहा है दोस्तों, समझना, इन सब का इधर लिख देना हम नोट डाल के। ये जो पूछा जाएगा ये आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 व 2 के लिए पर्यावरण पाठ्यक्रम का पाठ्यक्रम की व्यवस्था नहीं की है। अब जो हम लिख रहे हैं प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम कक्षा 3 व 3 से कक्षा 3 से 5 तक के लिए रखा गया है। अब एक चीज़ और आती है, पहले समझना, पूरा एनसीएफ लिखा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट। अभी एक पार्ट और रह गया, मैं सोच रहा हूँ किधर लिखना है। हम इस वाली वीडियो में पढ़ रहे हैं एनसीएफ 2005, आरटी 2009 और एनईपी 2020, यानी इस वाली वीडियो से कंपल्सरी आपको 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे, समझिए। अगर वो पूछता कि एनसीएफ 2005 की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन वो क्वेश्चन ये पूछेगा एनसीएफ 2005 ने एक बालकों के पर्यावरण के लिए प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी चीज़ को रखा है। तो देखो एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको ये बताया कि क्लास 1 और 2, ये वाली ध्यान रखना। वो क्वेश्चन पुटअप ये करेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ के अनुसार सही कथन है। तो एक ऑप्शन होगा एनसीएफ का पाठ्यक्रम क्लास 1 और 2 से प्रारंभ होना चाहिए, और एक ऑप्शन होगा क्लास प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम कहाँ से कहाँ तक का होना चाहिए, कक्षा 3 से लेकर 5 तक। यानी एनसीएफ 2005 ने कभी भी क्लास 1 और क्लास 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की बात की नहीं है। कहाँ से की स्टार्ट, कक्षा 3 से लेकर 5 तक की बात की। दूसरी बात ये रहती है, अगर वो ये पूछता है कि एनसीएफ 2005 सबसे पहले कब आया, तो हमें कब बताना, 1975। नींव का मतलब होता है शुरुआत होने लगी, फिर उसके बाद इसको दर्जा मिलेगा कि ठीक है अब इसको लागू कर देते हैं, अब से एनसीएफ की स्थापना हो चुकी है। अगर वो पूछे एनसीएफ की स्थापना कब हुई, 1975 में, दर्जा कब मिला, 1977 में। एक दर्जा का मीन्स होता है कार्य करने लग जाना, लेकिन जब किताबों में छपने लग जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लागू। अब जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो किसका भाग पढ़ा रहे हैं, एनसीएफ 2005 का भाग पढ़ा रहे हैं। अब एनसीएफ 2005 की नींव का 75 में, दर्जा का मतलब 77 में। लेकिन अगर ये पूछे इसके अध्यक्ष कौन है, तो हमें बताने प्रोफेसर यशपाल। एनसीएफ को लाने का मेन उद्देश्य क्या था कि बालकन शिक्षा को प्रोत्साहित करना। अब ये पूछे कि एनसीएफ की स्थापना या एनसीएफ की नींव एक निबंध के आधार पर रखेगी, तो वो है निबंध सभ्यता एवं प्रगति। और ये पूछे सभ्यता एवं प्रगति निबंध किसका है, तो हमें बताना रविन्द्रनाथ टैगोर का। अब ये जो मैंने पाठ लिखा है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लिखा है। अब इसमें से आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो मैंने 2 वाले पहले पॉइंट 2 लिखे हैं वो ये आपको पहले याद करने हैं, और वो ये पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 का सिद्धांत है। तो पहला ऑप्शन वो इसको बहुत ज़्यादा देता है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना या ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। एनसीएफ ने ये कहा था कि हम जो बच्चे को ज्ञान पढ़ा रहे हैं, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो विद्यालय के बाहर भी उसके जीवन से जुड़ा होना चाहिए, तब उसको ज़्यादा समझ में। और दूसरी बात, पढ़ाई रटंत पर नहीं होनी चाहिए, समझने पर और करके सीखने पर बल देनी चाहिए, तभी तो यहाँ पर बालकन शिक्षा को बल दिया है। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, और छात्रों में सामाजिक और प्रजातांत्रिक भावना का, यानी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर बैठना चाहिए, और ये प्रत्येक बालक को पूर्ण रूप से कुछ भी पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। छात्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहिए। लेकिन एक ये वाला भी बहुत अच्छा है, अब एनसीएफ 2005 ये भी कहता है कि छात्रों में सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि,
देखो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं मैं अपनी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मेरी क्लास में एक बच्चा अमीर भी बैठा है, एक गरीब भी बैठा है। अब एक बालक आदिवासी भी बैठा है और एक बालक राजा का भी बैठा है और एक बालक झुग्गी और झोपड़ी में रहने वाला भी बैठा है। और मान लेते हैं मैं जो भी कार्यभार दे रहा हूँ, यानी मान लेते हैं मैं एक प्रोजेक्ट बनवाना चाह रहा हूँ, प्रोजेक्ट मान लेते हैं उस प्रोजेक्ट में खर्चा आ रहा है 500 रुपये का। तो मुझे ये भी देखना है कि एक बालक झुग्गी झोपड़ी वालों से भी आ रहा है और एक बालक अमीर भी आ रहा है, क्योंकि जो बालक झुग्गी झोपड़ियों से आ रहा है वो पढ़ने के लिए भी परेशान है, फिर भी हिम्मत करके आ रहा है और मैं उससे 500 रुपये प्रोजेक्ट बना के दूं तो ये गलत होगा, तभी तो उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि को मान्यता नहीं है। अगर मान लेते मेरे यहाँ पर एक बालक अमीर पढ़ने आ रहा और एक बालक गरीब पढ़ने आ रहा, तो मैं अमीर से कह सकता हूँ कि तुम प्रोजेक्ट बनाओ, लेकिन इस प्रोजेक्ट में पूरी सहायता इस गरीब बच्चे के लिए, लेकिन खर्चा आपका होगा। तो एनसीएफ ने यह कहा था कि विभिन्न क्षेत्रों से छात्रों की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। लेकिन ये वाला बहुत अच्छा है, मैंने अभी बताया कि एनसीएफ 2005 के 5E सूत्र हैं, यानी ये जो वो सूत्र हैं, ये इसका मतलब ये है कि जब हम एनसीएफ के आधार पर बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे तो इनको ध्यान में रखेंगे। एक तो शिक्षा ऐसी हो जो उनको व्यस्त रखे, ऐसा ना हो कि 1 मिनट में खत्म हो जाए, दूसरा उन्हें खोजने के अवसर दे, और तीसरा वो आसानी से जिसको खोजने उसकी व्याख्या कर सके, और चौथा इलाबोरेटिव परिष्करण मीन्स होता है संशोधन करना। आप इसको ऐसे भी लिख लो, फिर गड़बड़ हो जाएगा, संशोधन करना। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर एक बालक कोई भी कार्य कर रहा है तो उसे वो संशोधन भी कर सके, और तीसरा मूल्यांकन अपने आप ही कर सके। क्योंकि यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, एवेल्यूट का मतलब होता है, अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा 5E के अंतर्गत नहीं आता है। तो इन 5E के अलावा अगर कोई आता तो हमें गलत ना, अगर पूछे 5E सूत्र पर बल किसने दिया, एनसीएफ ने दिया। अब इधर आते हैं, वो ये पूछेगा एनसीएफ के पहलू कितने हैं, तो पहलू 2 तरीके से पढ़ने हैं हमें, एक तो मनोविज्ञान में पढ़ना है और एक पर्यावरण में पढ़ना है। एक तो मनोविज्ञान में पढ़ना है और एक पर्यावरण में पढ़ना है। मनोविज्ञान में कितने हैं दोस्तों, तो हमें बताने 5 हैं, लेकिन ये जो मैंने लिखे पर्यावरण के ये 100% आपको लेके आ रहे हैं। पहला परिवार मित्र, भोजन, आवास, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते भोजन। लेकिन देखो अब क्वेश्चन उसका ये भी पुटअप हो रहा है, निम्न में से कौन सा पहले छात्रों को वैज्ञानिक को तकनीकी ज्ञान प्रदान करता है। मान लेते हैं एक बालक है, एक खिलौने को जोड़ता है, पकड़ता है, फिर तोड़ता है, फिर जोड़ता है, फिर पकड़ता है, फिर तोड़ता है। एक गाड़ी को, जो स्कूटी, जो छोटी छोटी सी जो खिलौने आते हैं उनको तोड़ तोड़ के फेंक देता है, मोबाइल को खोल लेता है। एनसीएफ के किस पहलू के अंतर्गत आता है, तो कौन सा है। अब हमें इतना ध्यान रखना, बाकी इनमें तो समझ जाएगा परिवार कितने प्रकार का छात्रों को बताने, लेकिन इस वाले पहलू के आगे लिख लेना, यह पहलू छात्रों को वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान प्रदान करता है। यानी एनसीएफ का कौन सा पहलू छात्रों को वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान प्रदान करता है, तो हमें बताना है हम चीजें कैसे बनाते हैं। अगर वो पूछे मनोविज्ञान पहलू कौन कौन से, तो हमें बताना परिप्रेक्ष्य, दूसरा सीखना ज्ञान, नेक्स्ट है विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण, विद्यालय कक्षा की व्यवस्था, व्यवस्थागत सुधार। परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत वो आता है जब हम किसी भी संस्था में जाते हैं तो पहला हमारा जो इंप्रेशन होता है, फर्स्ट इंप्रेशन था लास्ट इंप्रेशन। हमने जाके देखा, सपोज हम जाते हैं किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो हम जाके पहले ये देखेंगे बिल्डिंग कौन कौन सी है, क्या क्या है, स्टाफ की संख्या कितनी है, पढ़ने के बैठने की व्यवस्था है, यानी वो सब किसमें आता है, ये वाला। फिर उसके बाद एडमिशन हो जाता है, हमारी प्रोसेस चालू हो जाती है, सीखना होता है। फिर उसके बाद हम क्लासों में जाते हैं और देखते हैं विद्यालय कक्षा का वातावरण कैसा है, शांत माहौल है कि बिल्कुल रटने नहीं बोल दिया जा रहा है। फिर अवस्थाएं देखें, फिर उसके बाद जब हमारा रिजल्ट आता है वो होता है, और इसके अंतर्गत ये आता है। आप लोगों ने नोट कर लिया। अगर आपसे ये पूछे एनसीएफ कब आया, 2005 में नींव कब रखी, ये वाला नोट कर लिया आप लोगों ने। अभी एक चीज और आती है, हो गया, साफ कर दे। अब एक आता है, देखो अब यहां पर थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको। अब एक क्वेश्चन और बढ़ा है, देखो यहां पर हेडिंग डालेंगे, एनसीएफ 2005 ने छात्रों के मूल्यांकन के लिए निम्न संकेतक दिए। अब निम्न संकेतक कौन कौन से, यहां पर वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये डाल लेना कि 100% मिलना ही मिलना है। एक क्वेश्चन, अब सबसे पहला कौन सा है,
अवलोकन या रिपोर्ट करना, दूसरा चर्चा करना, प्रयोग करना, व्याख्या करना, न्याय व समानता के प्रति सरोकार, अवलोकन करना 1 2 3 4 5 3 8, अवलोकन रिपोर्ट करना, चर्चा करना, व्याख्या करना, प्रयोग करना, विश्लेषण करना, प्रश्न करना, सहभागिता, न्याय समानता के प्रति सरोकार, और एक आता खोज करना, अवलोकन या रिपोर्ट करना, चर्चा करना, व्याख्या, प्रयोग करना, विश्लेषण करना, प्रश्न करना, सहभागिता, न्याय समानता के प्रति खोज करना। एनसीएफ के ये मूल्यांकन रखे गए हैं, यानी अब ये जो मूल्यांकन है, ये संकेत जो दिए गए हैं, अब ये संकेतों को ध्यान में रखना है। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो मूल्यांकन किया जाएगा वो कक्षा 3 से कहाँ तक किया जाएगा, 5 तक। 2 चीज़ याद रखनी है, एक तो 5E सूत्र और एनसीएफ 2005 ने छात्रों के मूल्यांकन के लिए कक्षा 3 से 5 तक के लिए निम्नलिखित में से कौन से संकेत दिए हैं। तो पहला अवलोकन या रिपोर्ट करना, चर्चा करना, व्याख्या करना, प्रयोग करना, विश्लेषण करना, प्रश्न करना, सहभागिता, न्याय और समानता के प्रति सरोकार और खोज करना। यानी जब एक बालक का मूल्यांकन करेंगे तो हम इन पॉइंटों को ध्यान में रखकर प्रयोग करेंगे। मान लेते हैं कि जब मैंने एक छात्र को ये छोड़ दिया कि जाइए आप पूरे फील्ड में जाइए और कुछ न कुछ अवलोकन करके लाइए, तो वो अवलोकन के मीन्स वो सर्वोच्च करना, इन आंखों के द्वारा किया गया मूल्यांकन अवलोकन कहलाता है। फिर अवलोकन करने के बाद वो रिपोर्ट करेगा कि मैंने साहब ये चीज़ देखी। फिर उसके बाद चर्चा करेगा, चर्चा करने का हमसे उससे ये पूछेंगे अच्छा ये बताओ उन दोनों चीज़ों में क्या क्या, तो वो व्याख्या करेगा। व्याख्या करने के बाद मान लेते हैं एक एग्जांपल देखते हैं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पर प्रयोग करना व्याख्या करना कैसे होता है। मान लेते हैं उसने वाहन देखे और वाहन उसने 2 प्रकार के देखे, समझना 2 प्रकार के देखे। एक वो वाहन था जो पेट्रोल और डीजल से चला था और एक वाहन वो था जो पेट्रोल डीजल के बिना नहीं चल रहा था। तो ये सब देखने के बाद वो चर्चा करा, व्याख्या करा, व्याख्या करने के बाद उसने प्रयोग किया कि सब एक तो पेट्रोल से चल रहा है और एक बिना पेट्रोल के चल रहा है। लेकिन बाद में उसने विश्लेषण किया कि मान लेते अगर मैं कहीं दूसरी जगह जा रहा हूँ या रास्ते में जा रहा हूँ और पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया तो वो तो बंद हो जाएगा। अब एक मान लेते हैं एक होता है मोटरसाइकिल और एक होता है साइकिल। अब मान लेते हैं मैं यहाँ से कहीं दूर जा रहा हूँ, मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ और पेट्रोल डीजल खत्म होगा, वो तो बिल्कुल बंद हो जाएगी। लेकिन मैं साइकिल से जाऊँगा तो उसमें पेट्रोल की जरूरत नहीं, डीजल की जरूरत, लेकिन मैं अपने आराम से पैरों से चला जाऊँगा। तो ये जो सारी कार्यक्रम है और ये जो सारा सब कुछ हो रहा है वो इनके मूल्यांकन के लिए किया गया। अब मान लेते हैं एक छात्र ने तो ये कहा था कि साहब मोटरसाइकिल की अपेक्षा साइकिल अच्छी है क्योंकि उसमें एक तो पैसे खर्च हो रहे हैं, ऊपर से उसमें से धुआं निकल रहा है, प्रदूषण हो रहा, और तीसरा अगर वो बीच में खत्म हो गया तेल तो मैं तो वहाँ कहीं खड़ा हो जाऊँगा, तो इससे तो साइकिल है। लेकिन दूसरे ने बोला कि सब साइकिल थे तो मुझे 10 दिन लगेंगे जाने में और मोटरसाइकिल थे 1 दिन लगेगा। तो ये जो भी मूल्यांकन किया गया है, जो भी संकेत दिए गए कक्षा 3 से 5 तक, वो उनके विश्लेषण उनके मूल्यांकन को देखते हुए किए गए कि छात्र जब एक पर्यावरण में जाता है तो उसको देखने का नजरिया क्या है, उसके आधार पर यह पूरा विश्लेषण किया जा रहा है। अभी उतारो। अब बात यहां पर आती है कि सहभागिता मीन्स होता है कि कुछ व्यक्ति तो पेट्रोल और डीजल वाले को सपोर्ट करेंगे कैसा हमें जल्दी पहुंचना है, और कुछ करेंगे कि ना साइकिल से हमारा व्यायाम भी हो जाएगा। अभी आप देखेंगे तो जापान में एक ऑफिस ऐसी बनाई गई है कि जो लैपटॉप पे काम हो रहे हैं वो साइकिल चलाने से हो रहे हैं। यानी आप जितनी साइकिल को चलाएंगे आपके लैपटॉप की स्पीड उतनी बढ़ेगी। साइकिल चलाना बंद,
लैपटॉप बिल्कुल डाउन हो जाएगा। अब साइकिल चलाने से एक तो बिजली की खपत बच रही है, दूसरा आपका व्यायाम हो रहा है, और तीसरा आपका शरीर हष्टपुष्ट और एक मेंटेन हो रहा है। ये किसमें सहभागिता। कुछ लोग ये कहेंगे अरे वैसे सुबह से भाग के आते फिर साइकिल चलाओ। आपने पहले देखा होगा साइकिल से मोटरसाइकिल, पहले पैदल चलते थे, फिर साइकिल, फिर मोटरसाइकिल, कार, फिर हवाई जहाज, और फिर दोबारा से जिम में जाते हैं साइकिल चलाने के लिए। पहले हम पैदल चलते थे, फिर साइकिल आ गई, फिर मोटरसाइकिल आ गई, फिर कार आ गई, फिर हवाई जहाज। अब ज्यादा वेट बढ़ गया, पेट निकल आया, फिर जिम में जा रहे हैं, किसके लिए, साइकिल चल। तो कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि हम तो भैया कार में जाएंगे लेकिन जिम में साइकिल चलाएं। कुछ ये कहेंगे ना हम तो शुरू से ही साइकिल चलाएंगे। अब न्याय और समानता के प्रति जो हम कुछ लोगों को फॉलो कुछ कर रहे हैं और कुछ लोगों को कुछ और फॉलो कर रहे हैं। अब सब लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे कि साहब हम साइकिल चलाएं। कुछ लोग ये कहेंगे साहब हम जिम में 1 घंटा साइकिल चलाएंगे लेकिन पूरे दिन हम पे साइकिल ना चले। खोज करेंगे, अब फिर एक नई और खोज लेके आएंगे। यानी हमें इतना ध्यान रखना है कि ये जो एनसीएफ 2005 है वो किस पर बल दे रही है, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दे रही है। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देने के लिए एनसीएफ 2005 में सभ्यता एवं प्रगति को ध्यान में लिखे है। ये पूरा एनसीएफ है। 2 चीजें याद रखनी है, कक्षा और 1 2 के लिए नहीं है, किसके लिए, कक्षा 3 और 5 के लिए, बस इतना ध्यान रखना है। अब ये वाला चीज और याद रखना है, एनसीएफ 2005 ने किस पे बल दिया, 5E, और एनसीएफ 2005 ने संकेत मूल्यांकन के लिए कक्षा 3 से 5 तक के मूल्यांकन के संकेत दिए। क्लियर है, साफ कर दे से। अब दूसरा आता है दोस्तों आरटीई 2009। आरटीई 2009 इसको बोलते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब पहला क्वेश्चन उसका ये बनता है कि ये लागू कब हुआ है। तो लागू हमें बताना दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को। कब को हुआ, यानी 1 अप्रैल 2010 को। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। छह से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क प्लस अनिवार्य रूप से लागू करना। अब क्वेश्चन यहां पर ये आएगा, अगर वो कहता है कि राइट टू एजुकेशन पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए, तो वो हुए थे जुलाई 2009 में। अब वो ये भी पूछेगा कि ये लागू कहां पर नहीं है, तो हमें बताना है जम्मू एंड कश्मीर में। अब बात यहां पर ही आती है, इन्होंने एक दिया था शिक्षक छात्र अनुपात। अब शिक्षक छात्र अनुपात जो दिया था दोस्तों, वो दिया था 1:3
30। अब 1:30 का मतलब होता है एक टीचर होगा और 30 स्टूडेंट होंगे। अब उसके बाद ये पूछिए कि समावेशी शिक्षा में कितना है ये, तो हमें क्या बताना है, 1:24। लेकिन अब इसको चेंज करके कितना कर दिया गया है, अब ये जो चेंज हो गया है वो 1 कितना हो गया, 35 कर दिया गया। अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये जो 6 से 14 वर्ष वाला है, इसकी जो नींव रखती है राइट टू एजुकेशन की, तो थोड़ा इसको देखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों 1911 से। 1911 में आया था गोखले का बिल, और ये जो दोस्तों संबंधित था प्राथमिक शिक्षा से। लेकिन अब यहां पर वो क्वेश्चन ये पुटअप करेगा कि इसने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया। अब उसके बाद एक और आता है दोस्तों वर्धा योजना। ये कब आई थी दोस्तों, 1937 में। अब वो इसके जो जनक मान रहे हैं वो मान रहे हैं महात्मा गांधी। अब इन्होंने कहा था कि 6 से 14 वर्ष तक बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया। अब समझे, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट, एक और चीज़ थोड़ा समझा देते हैं फिर पूरा लिख देते हैं। अब ये जो मैंने आपको लिखा है दोस्तों, ये जो पूरा सेंटेंस लिखा है, अगर इसी को हम वर्तमान में देखें तो अभी हम पढ़ाएंगे एनईपी 2020, फिर भी यहाँ लिख देते हैं। देखो वर्तमान में क्या किया, वर्तमान में 6 से 14 वर्ष को बदलकर 3 से 18 वर्ष तक बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। अब यहां पर देखेंगे पुरानी थोड़ा नोट डाल के, अगर वो कहता है दोस्तों को पुरानी शिक्षा की मुख्य धारा तो 6 से 14 वर्ष थी। अगर आपसे ये पूछे नई शिक्षा की मुख्य धारा तो 3 से 18 वर्ष थी। अब यहाँ पर ये पूछेगा कक्षा 1 से लेकर 8 तक थी,
और यहाँ पर दोस्तों पूछे तो आपको बताना कक्षा 1 से लेकर 12 तक थी। अब ये जो दोनों चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पर, अब ये फ्री शिक्षा दी जाती है, फ्री शिक्षा। अब समझना पूरा राइट टू एजुकेशन होता क्या है, पहले समझना। राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब हुआ है? 1 अप्रैल 2010 को। दोनों सुपर टेट में और सी टेट में कई बार पूछा गया ये वाला मुख्य उद्देश्य, इंपोर्टेंट डाल लेना। अगर मुख्य उद्देश्य पूछे तो देखो, पहले इसको पढ़ने से पहले हम इधर आते हैं। ये राइट टू एजुकेशन लाने का जो मेन उद्देश्य था वो सिर्फ ये था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं जो भी, उनके लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क लागू कर दो, यानी कोई भी बालक प्राथमिक शिक्षा से छूटे नहीं। लेकिन इसकी जो नींव रखी गई थी दोस्तों वो यहाँ से रखी गई है, सबसे पहले गोखले के बिल से। अब गोखले का बिल कब आया तो आपको बताना है 1911। अगर इसके जनक पूछे तो लिख लो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोखले का भी किस शिक्षा से संबंध है? प्राथमिक शिक्षा से संबंध। अब बात यहाँ पर ये जो 6 से 14 वर्ष जो लागू हुई है ना, इसका सबसे पहले जो सुझाव दिया था वो गोखले के बिल ने दिया था, और ये कहा था कि प्राथमिक शिक्षा को सर्वप्रथम निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया जाए। अब यहाँ पर इन्होंने सुझाव दिया, देखो समझना, अगर वो कहता कि प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का सुझाव किसने दिया? गोखले का बिल। लेकिन जब गांधी जी आए और वर्धा योजना को लेके आए तो इन्होंने इस प्राथमिक शिक्षा में कौन सा शब्द जोड़ दिया? 6 से 14 वर्ष। दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं। अगर इस 6 से 14 वर्ष को हम छिपा लें तो प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का सुझाव दोनों ने दिया है। लेकिन गोखले के बिल ने ये नहीं डिसाइड किया था कि बालक कहां से कहां तक फ्री पढ़ेगा, लेकिन गांधी जी ने भी जोड़ दिया कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए प्राथमिक निःशुल्क अनिवार्य सुझाव हो। अभी लागू नहीं है, क्योंकि लागू तो स्वतंत्रता की बात होगी। फिर उसके बाद राइट टू एजुकेशन है, और राइट टू एजुकेशन क्या किया था कि प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य सुझाव दिया, इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पर, इसको लागू कर दिया। अब ये जो लागू कब हुआ है वो आपको बताना है 1 अप्रैल 2010 को। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पूछ लेगा, ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन वो ये पूछे कि ये कहाँ पर लागू नहीं है। अभी एनईपी 2020 में लागू हो चुकी है, लेकिन राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार अगर ये पूछे कि राइट टू एजुकेशन कहाँ पर लागू नहीं है तो हमें बताना जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन आपसे ये पूछ ले, ऑल इंडिया पेपर हो रहा है कि वह कौन सा ऐसा देश है जिसमें प्राथमिक शिक्षा को कभी फ्री नहीं दिया जाता, तो आपको बताना पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान में कभी भी कोई भी शिक्षा फ्री नहीं होती, चाहे प्राथमिक हो, चाहे उच्च हो, चाहे हाई लेवल की हो। अब वो ये पूछेगा राइट टू एजुकेशन है शिक्षक छात्र अनुपात, जब इसकी स्थापना हुई थी तब शिक्षक को छात्र अनुपात कितना दिया था? तो 1:30, यानी 30 स्टूडेंटों पर 1 टीचर होगा। लेकिन समावेश शिक्षा की बात करें तो कितना बताना? 1:24। लेकिन चेंज होकर अब कितना हो गया? 1:। अगर ये पूछे वर्तमान में शिक्षक छात्र अनुपात कितना है तो 1:30। अब इधर आते हैं, ये वर्तमान जो है 6 से 14 वर्ष को बदलकर कितना कर दिया है? 3 से 18 वर्ष कर दिया है। यानी राइट टू एजुकेशन के अनुसार एक बालक को फ्री शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक के लिए दी जाएगी, जिसको 6 से 14 वर्ष थी। लेकिन एनईपी 2020 जो हम अभी पढ़ाएंगे उसने इसको बदलकर कितना कर 3 से 18 वर्ष कर दिया है और निःशुल्क अनिवार्य कर दिया। लेकिन अगर आपसे ये पूछे, देखो ये जो दोनों चीज मैंने लिखी है ना, थोड़ा समझना, ये मैंने लिखी है शिक्षा की मुख्य धारा। और एक और चीज जो आपके दिमाग में होती है, पूछते कुछ और है बताते कुछ और है। एक पूछते हम आपसे कि शिक्षा संरचना कौन कौन सी है, इनको भी लिख लेना। अब शिक्षा संरचना 2 तरीके से पूछेगा वो, एक तो पूछेगा पुरानी और एक पूछेगा नई। तो पुरानी है 10 + 2 + 3 और नई है 5 + 3 + 3 + 4। शिक्षा की मुख्य धारा 6 से 14 वर्ष होती है और शिक्षा संरचना 10 + 2 + 3 और 5 + 3 + 3 + 4। अगर वो कहते हैं शिक्षा संरचना वर्तमान में कौन सी है तो आपको बताना 5 + 3 + 3 + 4 बतानी है। पुरानी पूछे तो 10 + 2 + 3 बतानी है। शिक्षा की मुख्य धारा पुरानी कौन सी है? 6 से 14 वर्ष है। नई कौन सी है? 3 से 18 वर्ष, जो अभी लागू है। पहले क्या थी? शिक्षा जो दी जाती थी हमारी कक्षा 1 से 8 तक के लिए फ्री दी जाती थी। अब वर्तमान में कक्षा 1 से लेकर 12 तक। लेकिन एक और क्वेश्चन पुटअप कर सकता है वो आपसे, पुरानी शिक्षा संरचना किसके आधार पर थी? तो आपको बताना क्लास के आधार पर।
और ये वाली किसके आधार पर है? एज के आधार पर। पूरा रेक्टिव एजुकेशन समझ में आया? साफ कर दे, हो गया? नोट कर लीजिए इसको, साफ कर दे। हो गया? साफ कर दे। बड़ा स्लो फोटो खींचते हैं मैडम आप। अब इसके बाद पढ़ते हैं दोस्तों एनईपी 2020। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनईपी 2020 देखो समझे, अगर फुल फॉर्म पूछे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अब वो इसके जनक पूछेगा तो हमें बताना है डॉक्टर कस्तूरीरंगन। अब वो ये पूछेगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो मुख्य उद्देश्य सीटेट के हर शिफ्ट में मिलेगा। पहला वाला लिखेंगे हम, बहुभाषिकतावाद पर बल। दूसरा लिखेंगे बाल केंद्र शिक्षा पर बल। तीसरा लिखेंगे छात्रों को वैज्ञानिक प्लस तकनीकी ज्ञान प्रदान करना। नेक्स्ट लिखेंगे छात्रों को स्वयं खोजने के अवसर देना। नेक्स्ट लिखेंगे छात्रों को नन्हा खोजकर्ता नन्हा अन्वेषक और नन्हा वैज्ञानिक बन। और लास्ट में आता है दोस्तों छात्रों के लिए त्रिभाषा सूत्र को लागू करना। जब भी सीटेट में ये पूछे कि एनईपी 2020 को लाने का मेन उद्देश्य क्या है तो इसमें से आएगा। अब ये पूछेगा स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीति कौन कौन सी है। अब हेडिंग डालेंगे यहां पर स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीति। स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीति कौन कौन सी है ये समझेंगे थोड़ा।
अब तक कितनी आ चुकी हैं? तो अब तक स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीति 3 आ चुकी हैं। पहली वाली पढ़ेंगे हम, 1968 में आई थी और इसके जनक थे इंदिरा गांधी। दूसरा दोस्तों पढ़ेंगे 1986 में आई थी और इसके जन्म थे राजीव गांधी। तीसरा जो दोस्तों पढ़ रहे हैं 2020 में आई है और इसके जनक है डॉक्टर कस्तूरी रंगन। अब समझेंगे NEP 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। जो 34 साल बाद आई। जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को वैज्ञानिक व तकनीकी ज्ञान प्रदान करना है। जिससे वह एक अच्छा शोधकर्ता बन सके। अब बात यहां पर एक और आती है दोस्तों, NEP 2020 के 5 स्तंभ। स्तंभ किसने जितने 5? अच्छा, स्तंभ जानते किसे कहते हैं? स्तंभ, स्तंभ किसे कहते हैं? स्तंभ पिलर का नाम सुना है, जिस पर खड़ा होता है। NEP 2020 इन 5 उस पर खड़ी हुई है। पहला होगा संपूर्णता, दूसरा है संबंधिता, तीसरा है जवाबदेही, निष्पक्षता, संपूर्णता, संबंधता, समन्वय, एक और रह गया समन्वय। अब उसके बाद यहां पर ये आता है दोस्तों इसकी शिक्षा संरचना हेडिंग। NEP 2020 की शिक्षा संरचना। देखो कौन सी है, समझेंगे थोड़ा। 5+3+3+4। अब इसमें जो है ये शिक्षा संरचना ये किसके आधार पर दी है? आयु के आधार पर। अब आयु के आधार पर दिए तो इसमें पहली अवस्था कौन सी आएगी? पहली कौन सी अवस्था आएगी? पहली शेष अवस्था। कौन सी आएगी पहली? पूर्व बाल्य अवस्था। कौन सी अवस्था आएगी पहली? ये पढ़ा दी है NEP तो सब बहुत रटवा दी है। कौन सी आएगी?
बाल्यावस्था कौन सी है भाई? कौन सी अवस्था आएगी पहली? कौन सी अवस्था आएगी पहले? बात मत करिए आप लोग। कौन सी अवस्था आएगी? बाल्यावस्था आएगी कि प्री पैरेटरी और फाउंडेशन और मिडिल और सेकेंडरी आएगी? कहां पर दिमाग है तुम लोगों का? कौन सी अवस्था आएगी पहली? फाउंडेशन आएगी पहले प्री पैरेटरी आएगी? पहले कौन सी अवस्था आएगी? फाउंडेशन या प्री पैरेटरी या मिडिल या सेकेंडरी? ये हमने पढ़ा दिया। और ये कौन सी बता रहे कि शैशवावस्था भाई, क्या बाल्यावस्था भाई, क्या किशोरावस्था भाई, क्या पूर्व बाल्यावस्था भाई? कौन सी अवस्था भाई? कौन सी अवस्था भाई? अच्छा, मैं तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ाई है? हाँ पढ़ा चुका हूँ। कौन सी अवस्था भाई? लॉक कर दें? एनईपी 2020 के अनुसार जो हमारी शिक्षा संरचना है वो 5+3+3+4 है। अब इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहली हमारी फाउंडेशन स्टेज, दूसरी है दोस्तों प्री पैरेटरी स्टेज, तीसरी है दोस्तों मिडिल स्टेज, और लास्ट में है दोस्तों सेकेंडरी स्टेज। अब इन 4 अवस्थाओं को बांटने में का समय कौन कौन सा है? देखो, इसमें जो समय है वो चलेगा 3 से 8 वर्ष तक, इसमें चलेगा 9 से 11 वर्ष तक, और इसमें चलेगा 12 से 14 वर्ष तक, और इस वाली में चलेगा दोस्तों 15 से 18 वर्ष तक। अब इसमें क्लास बांटी गई दोस्तों। पहली वाली स्टेज में हम कक्षा 1 से 2 तक पढ़ेंगे, दिखाई दे रहा है? हाँ, अभी बताएंगे। दूसरी वाली में पढ़ेंगे दोस्तों कक्षा 3 से 5 तक। तीसरी वाली में पढ़ेंगे दोस्तों कक्षा 6 से 8 तक, और लास्ट वाली में दोस्तों पढ़ेंगे कक्षा 9 से 12 तक। अब समझेंगे, मैंने आपको अभी यहाँ लिख दे रहे हैं, थोड़ा समझेंगे। देखो, नोट डाल के पढ़ेंगे। एनईपी 2020 ने शिक्षा की मुख्य धारा, शिक्षा की मुख्य धारा 6 से 14 वर्ष को बदलकर 3 से 18 वर्ष कर दिया गया है। तथा विकलांग बालकों के लिए विकलांग छात्रों के लिए 6 से 18 वर्ष को बदलकर 3 से 21 वर्ष कर दिया है। तीन से 21 वर्ष कर दी। अब समझेंगे। देखो, मैंने अभी बताया कि जो एनईपी 2020 ने शिक्षा की मुख्य धारा 6 से 14 वर्ष को बदलकर 3 से 18 वर्ष कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे
इस जो अवस्था जो मैंने बताई 5+3+3 को आयु के आधार पर बांटा गया है। पहले क्लास के आधार पर 10+2+3+ वो था। अगर वो ये पूछता है कि नई शिक्षा संरचना 5+3+3+4 में जो अंक 5 है वो कौन सी स्टेज को दर्शा रहा है, तो हमें बताना है फाउंडेशन। अंक जो 3 है वो कौन सी को दर्शा रहा है, प्रिपरेटरी। फिर दूसरा जो अंक 3 है वो किसको दर्शा रहा है, उसको मिडिल। और लास्ट में जो पूछ रहा है 4। अब देखो जब भी मैं क्वेश्चन पुटअप करेगा तो अंक 5 का पुटअप करेगा और यह अंक 4 का पुटअप करेगा। यानी एनईपी 2020 की जो शिक्षा संरचना है 5+3+3+4 में जो अंक 4 है वो किस स्टेज के लिए दर्शाया गया, तो हमें बताना सेकंड स्टेज के लिए। अब मैंने ये बताया था कि इसमें 6 से 14 वर्ष को बदल कर कितना कर दिया, 3 से 18 वर्ष। अब एक बालक यहाँ पर 3 वर्ष का आ रहा पढ़ने के लिए, कितने वर्ष का निकल रहा है, अब वो फाउंडेशन स्टेज में 3 साल का आएगा और 8 साल तक पढ़ेगा और 5 साल तक पढ़ने के बाद वो क्लास 2 को पास करेगा, क्लास 1 और क्लास 2। अगर वो ये कहता है कि एनईपी 2020 की जो शिक्षा संरचना उसमें जो अंक 5 है वो कौन सी कक्षाओं के लिए दर्शाया गया है, तो क्लास 1 और क्लास 2। अब जो दूसरी जो स्टेज बताई, प्रीपेडरी स्टेज बताई जो, वो 9 से 11 वर्ष तक चलेगी। 9, 10 और 11 3 साल चलेगी और उस 3 साल में वो बालक 3 क्लास को पास करेगा, तीसरी, चौथी और 5वीं। फिर उसके बाद मिडिल स्टेज में आएगा। मिडिल स्टेज में 12, 13, 14 को पढ़ेगा, 12, 13, 14 3 साल पढ़ेगा और उसमें 3 क्लास को पास कर 6, 7 और 8। और फिर उसके बाद सेकेंडरी स्टेज में वो 4 साल पढ़ेगा और 4 साल में 4 वर्ष को प्राप्त करेगा, यानी 9, 10, 11, 12। यानी हाई स्कूल का बोर्ड बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो भी चुका है और लागू भी हो चुकी है। अगर ये पूछे कि एनईपी 2020 के अनुसार कौन से बोर्ड को खत्म कर दिया गया है, तो 10th वाला बोर्ड बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। और सेकेंडरी स्टेज में कहाँ से बोर्ड स्टार्ट कर दिया गया है, 9 to 12। अभी आपने देखा होगा जो चल रहा था अभी इससे पहले कि जो बच्चा जहाँ से 10th करेगा उसे वहीं से 9th करनी पड़ेगी, जो रजिस्ट्रेशन 9th होता है। और जो बंदा जो होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो 12th जिस स्कूल से करेगा उसे 11th भी वहीं से करनी पड़ेगी। अब क्या होगा कि जिस बंदे को या जिस व्यक्ति को, जिस छात्र को 12th पास करनी है तो उसे एक ही कॉलेज से 9, 10, 11 और 12th करनी पड़ेगी। अगर उसे 8 पास करनी है तो वो किसी न किसी स्कूल से 6 to 8 वाला पास करने का। अगर आपसे ये पूछा जाए वर्तमान में सबसे बड़ा बोर्ड कौन सा है, बोर्ड सबसे बड़ा बोर्ड जानते किसे कहते हैं, बोर्ड यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बोर्ड हाँ खराज है, क्या करें सर। एक हाई स्कूल का होता है, एक 12th का होता है, एक जूनियर का होता है और एक प्राइमरी का होता है। और सबसे बड़ा बोर्ड कौन सा माना जाता है, 12th को माना जाता है, क्योंकि 12 है ना, 5 का। सबसे बड़ा बोर्ड 5th क्लास का है। अगर राइट टू एजुकेशन 2009 नहीं आता तो 2009 से पहले जो बालक 2nd क्लास में फेल हो जाता था वो फेल ही रहता था, दोबारा 9th क्लास में पढ़ता था। लेकिन इससे शिक्षा का स्तर गिर रहा था तो सरकार ने 2009 में ये कह दिया था कि कोई भी बालक क्लास 8th तक फेल नहीं होगा। तो बालक चाहे एक दिन पढ़ने आए या बिल्कुल मत आए, चाहे डेली पढ़वाए, गा की क्लास बढ़ती चल रही है। एक दिन पढ़वा पेपर ना दे, दूसरे में आएगा, फिर पूरी क्लास पढ़वे ना, तीसरी में आएगा। यानी बालक 6 साल का होगा, 6 साल में 5 क्लास पास कर लेगा। घर वाले पूछेंगे कि हमारा बच्चा तो पढ़ भी ना गो, कोई बात नहीं, हमने तो आगे बढ़ाते चले, क्योंकि 9 से पहले 2009 से पहले बालक को फेल किया था। अब ये नोट कर लिया, अब आगे चलते, साफ कर दें इसको। हिंदी ऐसे दे रहा है, इंग्लिश हिंदी भी दे रहा है नहीं। अब एक बार समझ ले, मैं इसको पूरा समझा दे रहा हूँ। एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई है, 2020 के जनक कौन, डॉक्टर कस्तूरी रंगन। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखना है, ये वाली चीज़ हमें बहुत याद रखनी है। एनईपी 2020 को लाने का मेन उद्देश्य था, तो एक तो बहुभाषिकतावाद पर बल देना, दूसरा बालकन शिक्षा पर बल देना, तीसरा छात्रों को वैज्ञानिक और तकनीकी, एक और एक ये वाला पॉइंट, 2 पॉइंट तो सीटेट की हर शिफ्ट में मिलेंगे आपको। यानी छात्रों में बहुभाषिकतावाद पर बल देने के लिए किसको लाएंगे, एनईपी 2020 को। छात्रों को वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए किसको लाएंगे, एनईपी 2020 को। छात्रों को स्वयं खोजने के अवसर कौन दे रहा है, एनईपी 2020। छात्रों को नन्ना खोजकर्ता, नन्ना अन्वेषक और नन्ना वैज्ञानिक अभी वर्तमान में जो बना रही है वो एनईपी 2020 बना रही है। लेकिन इससे पहले किसने माना इनको, इससे पहले इनको माना था प्याजी ने।
अब ये पूछेगा छात्रों के लिए त्रिभाषा सूत्र को लागू किसने किया, एनईपी 2020 ने। त्रिभाषा सूत्र की बात करिए किसने दी है, तो हमें बताना कोठारी आयोग ने, अब वर्तमान में एनईपी 2020 ने। अब इन्होंने कहा कि एनईपी 2020 ने शिक्षा की मुख्य धारा 6 से 14 वर्ष को बदलकर कितना कर दिया, 3 से बढ़ा। लेकिन अगर वो विकलांग बालकों के लिए पूछे तो 6 से 18 वर्ष को बदल कितना कर दिया, क्योंकि विकलांग बालकों के लिए 3 वर्ष की आयु छूट दी जाती है। अब ये पूछेगा स्वतंत्र भारत की अब तक की कितनी शिक्षा नीति आ गई है, तो हमें बतानी है स्वतंत्र भारत की अब तक की कितनी शिक्षा नीति आ गई है। पहली आई है 1968 में, जिसके जनक कौन है, राजीव गांधी। और दूसरी है 1986 में, जिसके जनक कौन है, राजीव गांधी, पहले की इंदिरा गांधी सॉरी। और तीसरी की 2020 में, जो वर्तमान में वो कौन है, उसके जनक। अगर आपसे ये पूछे एनईपी 2020 स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है और कितने साल बाद आई है, तो एनईपी 2020 स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है, तीसरी। और कितने साल बाद आई है ये वाली, 34 साल बाद आई। अगर हम यहाँ से 86 से लगाएंगे तो 24 तक 24 ही हो रही है। अब उसके बाद ये पूछेगा स्तंभ कौन कौन से, संपूर्णता, संबंधितता, जवाबदेही, निष्पक्षता और समन्वय। जवाबदेही का मतलब ये होता है, देखो संपूर्णता मतलब ऑल ओवर व्यक्ति के चारों पक्षों को ध्यान में रखकर जो शिक्षा दी जाए, संबंधितता उसके जीवन से संबंधित, और जवाबदेही का मतलब ये होता है लचीलापन। आप लोगों ने सुना है कि आप अगर आपको पाठ्यक्रम कठोर लग रहा है तो आप सरकार से जवाब तलब कर सकते हैं कि ये वाला पाठ्यक्रम क्यों रखा गया, ये वाला पाठ्यक्रम क्यों नहीं रखा गया है। एनईपी 2020 में इस वाले ऑप्शन को रखा गया है कि आप छात्र से अपने जवाब मांग सकते हैं। निष्पक्षता ये रखी जाती है कि निष्पक्षता होनी चाहिए, किसी को पक्षपात नहीं करें। समन्वय, सबको शामिल करना है, यानी समावेशी शिक्षा को। समावेशी शिक्षा का क्या होता है दोस्तों, कि एक बालक किसी भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय का उसको ध्यान में नहीं रखना है और शिक्षा की मुख्य धारा 3 से 18 वर्ष में लागू करना। अब आपसे ये पूछेगा एनईपी 2020 की शिक्षा संरचना कौन सी है, तो आपको बताना है 5+3+3+4 किसके आधार पर बताएगी, आयु के आधार। अब उसमें पहली स्टेज है कि फाउंडेशन स्टेज, इसमें एक बालक 3 साल का आएगा और 8 साल तक पढ़ेगा और कौन सी क्लास पढ़ेगा, क्लास 1 और 2। उसके बाद दूसरी प्रिपरेटरी स्टेज, उसमें बालक 9 से लेकर 11 तक पढ़ेगा और कौन सी क्लास पढ़ेगा, तीसरी, चौथी और 5वीं। फिर तीसरे नंबर पर जो तीसरा अंक है वो दिया मिडिल स्टेज, जिसमें बालक 12 साल से लेकर 14 साल तक पढ़ेगा और कौन सी क्लास पढ़ेगा, 6, 7 और 8। फिर उसके बाद लास्ट में सेकेंडरी स्टेज, जिसमें बालक 15 साल से 18 साल तक पढ़ेगा और कौन सी क्लास पढ़ेगा, 9th, 10th, 11 और 12th। नोट कर लिए बोला, साफ कर दें, आगे चलते हैं। लिखेंगे नेक्स्ट, एनईपी 2020 ने पुरानी शिक्षा संरचना, टेन +2+3 को बदलकर 5+3+4 कर दिया है। दूसरा लिखेंगे दोस्तों, एनईपी 2020 ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना पर बल दिया है। तीसरा लिखेंगे दोस्तों, एनईपी 2020 ने यूजीसी का नाम बदलकर HEGC रखने का प्रस्ताव दिया है। अब यहां पर यूजीसी को देखेंगे दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना अगर पूछे, नींव की बात करें दोस्तों, तो हमें बताना 1953
अगर आपसे ये पूछे इसको दर्जा कब मिला है तो हमें बताना 1956। अब हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन की फुल फॉर्म देखेंगे, HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन की स्थापना की बात करें तो आपको बताना है 2020। नेक्स्ट देखेंगे NEP 2020 ने MHRD का नाम बदलकर MOE रख दिया है। अब MHRD क्या होता है? मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगर आपसे ये पूछे इसकी स्थापना कब हुई है तो हमें बताना 1985 में। इसका नाम बदल कर क्या हो गया? MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसकी स्थापना पूछे तो 2020, जिसको हिंदी में शिक्षा मंत्रालय बोलते हैं, और इसको अगर हिंदी में पूछे दोस्तों तो इसको बोलते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई है? 1985 में। उसके बाद एक और आ रहा है दोस्तों, NEP 2020 ने ECC पर बल दिया। अब ECC क्या होता है दोस्तों, समझेंगे इसको थोड़ा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अगर वो आपसे ये पूछे कि इसकी नींव किसने रखी है ECC की, तो नींव की बात करेंगे तो हमें बतानी है TRS सुब्रमण्यम समिति। और सुब्रमण्यम समिति कब आई है? 2016 में। लेकिन इसको लागू किसने कर दिया है? तो लागू NEP 2020 ने। अगर वो इसको हिंदी में पूछे कि इसका हिंदी में नाम क्या है, दिखाई दे रहा है, तो हिंदी में बताना बच्चों की देखभाल की शिक्षा। एक और देखेंगे दोस्तों इधर, NEP 2020 प्राथमिक स्तर से ही छात्रों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने का
प्रावधान कर रही है। एक और देखेंगे दोस्तों, एनईपी 2020 ने समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया है। एक और होगा एनईपी 2020 ने बहुभाषिकतावाद शिक्षण पर बल दिया है। लास्ट में लिखेंगे एनईपी 2020 ने त्रिभाषा सूत्र को अब यहां पर दोस्तों दो चीज आती है समझना। अगर वो ये कह रहा है दोस्तों त्रिभाषा सूत्र कौन सा है, तो पहला है मातृभाषा प्लस प्रादेशिक भाषा और फिर प्लस आता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। लेकिन एक क्वेश्चन और समझना, इसको मैं थोड़ा समझाने पूरी कोशिश करूंगा। अगर वो ये कहता है कि त्रिभाषा सूत्र नींव किसने रखी, तो हमें बताना कोठारी आयोग। अगर वो ये कहता है कि लागू किसने किया है, तो लागू सबसे पहले दोस्तों एनईपी 1986 ने किया था, सॉरी लागू किया है एनईपी 1986। कौन सी थी, राजीव गांधी वाली। लेकिन वर्तमान में अगर पूछिए तो आपको एनईपी दिखाई दे रहा है, हाँ एनईपी 2020 वाली भी लागू है, जो किसकी है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन। समझना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो अगर वो पूछता है एनईपी 2020 ने पुरानी शिक्षा सत्र 10+2+3 को बदला, कौन सा दिया गया, 5+3+3+4। अगर वो इस दर पूछे कि ये वाली शिक्षा संरचना किसने दी है, तो हमें बताना कोठारी आयोग। कोठारी आयोग कब आया, तो हमें बताना 1964 और 66, ये ध्यान बताना। अब इसकी जगह कौन सी आ गई, 5+3+3+4 आ गई, जिसकी जगह डॉक्टर कस्तूरी रंगन। अगर ये पूछे एनईपी 2020 ने किस पर बल दिया, तो भारत में विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना पर बल दिया। अब एक क्वेश्चन पुट अप ये भी होता है, देखो समझना कि भारत में जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि जो भारत में जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज है और हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, जो भी है उसकी तर्ज पर भारत में विदेशी विश्वविद्यालय होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, उनमें जो पाठ्यक्रम चल रहा है वो हम भारत में जो विश्वविद्यालय को स्थापित करेंगे वो वाला पाठ्यक्रम होगा और टीचर भारत के होंगे। सिलेबस विदेशी होगा और टीचर भारत के होंगे, उसको दिए गए विदेशी विश्वविद्यालय। लेकिन यहाँ पर एक मेन पार्ट ये आता है कि अगर ये पूछे भारत में सबसे पहले विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किसने दिया, तो सुझाव की बात करेंगे हम तो एक था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ये आया था 2006 से 2009 तक, दिखाई दे रहा, 2006 से 2009 तक। वो ये पूछिए ये कब आया, तो हमें बताना 2006 से 2009। अब वो ये भी पूछ सकता है कि इसके जनक कौन है, तो इसके जो जनक हैं दोस्तों वो बताने हमें
सैम पित्रोदा। अब सैम पित्रोदा जो इसके जनक हैं, लेकिन इस राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को स्थापित करने का सुझाव कितने दिया? सुझाव 2006 में प्रधानमंत्री कौन थे? बोलना मत कोई भी, कौन थे 2006 में? पूछ ले। 2006 में जन्म है तो हाँ तो बता प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ 2006 में प्रधानमंत्री कौन थे? मायावती। जिन्हें जीव ना बताओ कि कौन प्रधानमंत्री है कौन मुख्यमंत्री है। कौन थे 2006 में प्रधानमंत्री? मोदी साहब 20 साल तक राज कर रहे हैं तो 26 तो आई ना भाई। कौन थे? जिन्हें जीव ना बताओ कौन थे? मनमोहन सिंह। उस टाइम जो प्रधानमंत्री, अगर ये पूछे इसका सुझाव कौन से दिया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। जो वर्तमान प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? पीएम थे। यानी जो मनमोहन सिंह थे उन्होंने ये बात बोली थी कि हम एक ज्ञान आयोग की स्थापना कर रहे हैं। 2006 का मतलब होता है 2006 से स्टार्ट किया तो 9 तक बन के तैयार हुआ तो लागू भी हो गया था। उसके बाद फिर राइट टू एजुकेशन आ गया 2009 में, तो इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं। अब ये पूछेगा कि उन्होंने ये कहा था कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना करें, जो पाठ्यक्रम विदेशियों को, लेकिन रहन सहन पढ़ाने का तरीका वो कहाँ का होगा? हमारा देश का होगा। इसके आधार पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की गई 2006 से 9 में, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे सैम पित्रोदा और किसकी देख रेख में किया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जो उस समय के प्रधानमंत्री थे। लेकिन अब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना यानी भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना का जो लागू बल दिया है वो एनईपी 2020 ने भी दिया है। अगर ये पूछे भारत में विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना नींव किसने रखी तो आप बता देना। सुझाव सबसे पहले किसने दिया? ये भी लिख लो। सबसे पहले तो सबसे पहले सुझाव दिया था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी सैम पित्रोदा ने। सैम पित्रोदा किसके अध्यक्ष थे? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। किसकी देखरेख में? डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में। अब उसके बाद आता है एनईपी 2020 ने यूजीसी का नाम बदलकर इसका क्या नाम, नया नाम रख दिया? HEGC। अच्छा एक बात तो देखिए, ये सरकार सिर्फ एक ही काम कर रही है, नाम बदल बदल के रख रही है। गा स्टेशन का नाम जी रख के दो, गा का नाम जी रख दो। अभी अलीगढ़ का नाम पता क्या रखने जा रहा है? हरिगढ़। ये हो जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट हरिगढ़ लिखेंगे हम। तो ये सारे काम अब एनईपी 2020 है, उसका नाम बदलकर यूजीसी का नाम बदल HEGC रख दिया। लेकिन अगर वो ये पूछता है दोस्तों कि यूजीसी का स्थापना कब हुई है? 1953 में। और संवैधानिक दर्जा कब मिला है? 1956 में। जो पिछला सुपरटेट हुआ है 69,000 वाला, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि यूजीसी को संवैधानिक दर्जा कब मिला है? 1956 में। अब ये पूछिए HEGC की फुल फॉर्म क्या है? तो हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन, जिसकी स्थापना कब हुई है? 2020 में। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एनईपी 2020 ने MHRD, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MHRD का बदल कर MOE रख दिया, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई है? 1985 में, जिसका नया नाम बदल कर क्या रख दिया? शिक्षा मंत्रालय। जो MOE, इसकी स्थापना कब हुई है? MOE। अब उसके बाद एनईपी 2020 ने ECCE, अगर आपको सीटेट के शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट में किसी भी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्वेश्चन कोई सा भी, तो राइट आंसर लगाना ECCE। अब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे पहले ECCE पर बल यानी सुझाव किसने दिया? तो TRS सुब्रमण्यम समिति आई थी 2016 में, जिसके जन TRS सुब्रमण्यम समिति है। और इसका एक महान कार्य सिर्फ ये था कि बच्चों की देखभाल की शिक्षा। अब ECCE का नाम क्या लिखते हैं? दूसरा ECCE का दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं? ECCE भी किसी का संशोधन रूप है, क्या नाम होता है दूसरा? ECCE का दूसरा नाम राष्ट्रीय। कौन लिख रही है? राष्ट्रीय। ECCE का दूसरा नाम NEP। वाह मेरे खोज करता हूं। NEP का ECCE का दूसरा नाम, हाँ बिल्कुल लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। ECCE को सबसे पहले आंगनवाड़ी के रूप में जाना जाता था, जो बच्चों की देखभाल। अब क्वेश्चन ये पूछे कि आंगनवाड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बच्चों को देखभाल करना या बच्चों की देखभाल करना और उन्हें स्कूल जाना सिखाना था।
यानी आंगनवाड़ी जो चलती थी, आपने प्रेरक का नाम सुना होगा। तो आंगनवाड़ी का मेन उद्देश्य लाने का ये था कि बच्चा घर से बाहर जाना सीखे। जब वो पहली क्लास में आएगा तो उसे घर की याद नहीं आए, वो सबसे पहले वो उस वाले दौर से आंगनवाड़ी में गुजर सके। अब आंगनवाड़ी का दूसरा नाम TRS सुब्रमण्यम समझे 2016 में आई और इसका नाम बदल कर ECCE रख दिया गया, जिसको हिंदी में बच्चों की देखभाल की शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब इधर आती है NEP 2020 ने प्राथमिक स्तर से छात्रों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी है। मान लेते हैं एक बालक बिहार का और एक बालक अलीगढ़ का, अगर दोनों को पढ़ाया जा रहा है तो दोनों की मातृभाषा को ध्यान में रख के पढ़ाएंगे हम। बिहार का बच्चा तो बिहार की भाषा को बोलने का भी बल देंगे। इसी के आधार पर तो उन्होंने NEP 2020 ने समावेश शिक्षा को दिया। और बहुभाषिकतावाद का बल का मेन उद्देश्य ये होता है कि जब शिक्षण कार्य करते समय एक क्लास में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना और प्रत्येक छात्र की मातृभाषा को मान्यता देना, वो क्या कहलाता, हमारा बहुभाषिकतावाद कहलाता। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि NEP 2020 ने त्रिभाषा सूत्र को लागू कर दिया गया। अब मेन क्वेश्चन ये भी इधर से देखेंगे। अगर ये पूछे दोस्तों कि त्रिभाषा सूत्र आया कब था, तो कोठारी आयोग। और कोठारी आयोग कब आया, मैंने आपको बताया 1964 और 66 में। अब बात यहाँ पर ये होती है कि त्रिभाषा सूत्र को दिया किसने, तो हमें बताना कोठारी आयोग ने। लेकिन अगर ये पूछे कि इसको लागू किसने कर दिया था, तो NEP 1986 जो राजीव गांधी की आई थी, उन्होंने त्रिभाषा सूत्र को लागू कर दिया। और फिर दोबारा से लागू वर्तमान में किसने कर दिया है, 2020 में, जिसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन। ECCE का पुराना नाम पूछे तो आंगनवाड़ी है। आंगनवाड़ी का मेन उद्देश्य था बच्चों की देखभाल की शिक्षा, यानी बच्चों को घर से बाहर स्कूल में रोकना है, बच्चों को स्कूल जाना सिखाना। दोस्तों ये था NEP 2020, NCF 2005 और RTE 2009। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल जो वीडियो शूट होगी कोशिश करेंगे पूरी या तो EVS की मैराथन पढ़ाएं या मैथ की मैराथन पढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा एक बात तो कहनी थी, थोड़ा मैं याद भी आ गई मुझे, थोड़ा आप लोगों से उम्मीद ही है कि मेरे वीडियो को कहाँ तक देख रहे हैं आप लोग। वैसे कमेंट तो आते रहते हैं, लेकिन कौन से राज्य से और कौन से शहर से आप देख रहे हैं, अगर वो आप कमेंट कर दें तो मुझे थोड़ा खुशी होगी। आप जिस राज्य से या जिस शहर से आप वीडियो देख रहे हैं, अपना नाम लिख के भेज दें कि हम इस शहर से अपनी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।